हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको रिलेशन की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड ऑन कुछ एग्जांपल डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक सेट लिया गया है जिसमें 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब ये एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है और देखिए इसमें ये क्यों रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 1 1 1 2 3 ये 3 एलिमेंट हैं। इनके अगर 1 1 2 2 3 3 ये तीनों ऑर्डर पेयर्स अगर हमारे रिलेशन के अंदर हैं, किसी भी रिलेशन के अंदर, बस रिफ्लेक्सिव होने के लिए इन तीनों का होना जरूरी है। अगर ये तीनों हैं, बाकी उसके साथ में क्या है क्या नहीं उससे कोई लेना देना नहीं है। केवल वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अलग अलग एग्जाम्पल सेट होते हैं या अलग अलग टाइप के रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव होने के लिए ज़रूरी ये तीनों होना मस्ट है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव इसीलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 है। दूसरा एग्जांपल आप देख रहे हैं इररिफ्लेक्सिव का। ये रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि इसके जो रिफ्लेक्सिव के अंदर मैंडेटरी था होना, वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल R2 में देखिए ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है। इस नाते ये रिफ्लेक्सिव हो गया। वही कंडीशन यहाँ पे लिखा गया है कि ए डजंट बिलोंग्स टू रिलेशन। नॉन रिफ्लेक्सिव उसको कहते हैं जिसमें 1 1 2 2 3 3 टाइप के जो एलिमेंट्स हैं, ना तो सब हों एक साथ और ना ही सब के सब ना हो। तो कुछ होने चाहिए, कुछ नहीं होने चाहिए। अब जैसे इस एग्जांपल में आप देखिए एक ऑर्डर पेयर आ गया है 2 2 टाइप का और 1 1 3 3 ये नहीं है। अगर मान लीजिए 2 2 आप 1 1 और 2 2 दोनों ले लेते, 3 3 नहीं लेते, तो भी वो नॉन रिफ्लेक्सिव होता। अगर आप 2 2 3 3 रखते लेकिन 1 1 नहीं रखते, तब भी वो नॉन रिफ्लेक्सिव होता। मतलब उन तीनों में कोई एक आपका नहीं होना चाहिए कम से कम, और कोई कम से कम एक ज़रूर होना चाहिए। सिमेट्रिक की जहाँ तक बात है, सिमेट्रिक उसको बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके रिलेशन के अंदर एक ए कामा बी है तो उसका अपोजिट बी कामा ए होना चाहिए। जैसे ये क्यों सिमेट्रिक हो गया? क्योंकि 1 2 है तो उसका अपोजिट 2 1 भी है। अगर बाय द वे 1 2 नहीं होता और 2 1 भी नहीं होता तो भी ये सिमेट्रिक कहा जाता, क्योंकि जब 1 2 है नहीं तो 2 1 के बारे में कोई इंक्वायरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बाय द वे अगर 1 2 नहीं होता और 2 1 होता तो भी ये सिमेट्रिक नहीं कहा जाता, क्योंकि 2 1 का अपोजिट 1 2 तब होना जरूरी था। यानी कि ये जो दोनों ऑर्डर पेयर हैं 1 2 और 2 1, ये जब भी आएंगे तो एक साथ ही आएंगे। और 1 1 होना इसमें अलाउ है, क्योंकि 1 1 का अपोजिट बनेगा 1 1 ही, तो वो अपने को भी रिप्रेजेंट कर रहा, अपने अपोजिट को भी रिप्रेजेंट कर रहा। इस नाते ये सिमेट्रिक हो गया। इसके बाद एसिमेट्रिक रिलेशन देखिए। एसिमेट्रिक रिलेशन का ये जो एग्जांपल दिया गया है, सिमेट्रिक में ये कहा जाता है कि ये सिमेट्रिक का ठीक अपोजिट होता है। 1 2 का अपोजिट अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है, 2 3 है तो 3 2 नहीं है। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि 1 1 और 2 2 3 3 इस तरह के जो ऑर्डर पेयर हैं वो एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, यानी कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि 1 1 का अपोजिट क्या होगा? 1 1 ही होगा। तो 1 1 अगर 1 एक बार आया है तो अपने अपोजिट को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो इस वजह से 1 1 2 2 3 3 ये एसिमेट्रिक रिलेशन में अवॉइड होते हैं, नहीं होना चाहिए। और वैसे भी ये डेफिनेशन में प्रीवियस वीडियो में बताया गया है, एसिमेट्रिक जो होता है वो इररिफ्लेक्सिव भी होता है और एंटी सिमेट्रिक भी होता है। तो एंटी सिमेट्रिक इसके बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन इररिफ्लेक्सिव से तो पता चल जाता है ना कि 1 1 2 2 3 3 ये सब नहीं होने चाहिए। तो ए सिमेट्रिक का भी एग्जांपल है। एंटी सिमेट्रिक में देखिए, एंटी सिमेट्रिक में क्या है कि ये आप जानते ही हैं कि जो रिलेशन एसिमेट्रिक होता है वो एंटी सिमेट्रिक भी होता है और इररिफ्लेक्सिव भी होता है। तो एंटी सिमेट्रिक की बातें तो इसके अंदर आएंगी कि जैसे 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, और जो इसमें एक छूट दी जाती है कि भाई एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में आप 2 2 3 3 ये सब यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जिनके दोनों पार्ट इक्वल हैं वो तो अलाउ हैं,
तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करिए तो एसिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में भी बस इतना अंतर है कि 1 1 2 2 3 3 इस टाइप के जो ऑर्डर पेयर होते हैं वो एंटी सिमेट्रिक में अलाउ होते हैं, लेकिन एसिमेट्रिक में नहीं अलाउ होते हैं, क्योंकि एसिमेट्रिक रिलेशन जो होता है वो इररिफ्लेक्सिव भी होता है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल हैं। और ये जैसे ट्रांजिटिव एक लास्ट में बचा हुआ, ट्रांजिटिव का मतलब ये है कि अगर 1 2 है और 2 3 है तो 1 3 भी हमारे रिलेशन के अंदर होना चाहिए। ये 2 ब्रिज का काम करता है। तो 1 3 जो है आपका यहाँ पे देख रहे हैं, इस नाते ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि फाई एक रिलेशन है, मतलब उस रिलेशन के अंदर एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आया है, लेकिन वो ऐसा है कि इररिफ्लेक्सिव भी होता है, वो सिमेट्रिक भी होता है, वो आपका एसिमेट्रिक भी होता है, एंटी सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। क्योंकि इररिफ्लेक्सिव में कहा जाता है 1 1 2 2 इस टाइप के ऑर्डर पेयर नहीं होने चाहिए, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। रही बात एसिमेट्रिक की, तो एसिमेट्रिक में भी क्या कहता है, ये है तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ना होने को आपको चेक ही नहीं करना है। यही हाल एंटी सिमेट्रिक में भी है। एंटी सिमेट्रिक में ये कहता है ये है ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात ये कहता है कि ए बी और बी ए अगर एक साथ है तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए। तो इम्प्लीकेशन वाले जितने भी आपके या नहीं होने वाले जितने भी सब जिन जिन प्रॉपर्टीज में है वो फाई आपका होल्ड करता है, और ये मैं प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया हूँ, वहाँ भी रेफर कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है वो ऐसे रिलेशन को कहा जाता है जिसमें एक साथ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है कि सभी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए ए आपके रिलेशन के अंदर होना चाहिए। सिमेट्रिक में ये कहा जाता है कि अगर ए बी हमारे रिलेशन के अंदर है तो बी ए भी हमारे रिलेशन के अंदर होना चाहिए। ट्रांजिटिव में ये कहा जाता है ए बी और बी ए बी सी अगर हमारे रिलेशन के अंदर है तो ए सी भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अब उसी पे एक एग्जांपल आपको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे ये एग्जांपल आपका दिया गया है, उसको उसमें ये दिया गया है कि एक रिलेशन है जिसमें जो कि इंटीजर सेट पे है, और शर्त दी एकेटीयू में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक्स वाई टाइप के ऑर्डर पेयर आएंगे, लेकिन शर्त क्या है कि एक्स माइनस वाई डिविजिबल बाई 6। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि चाहे 6 लिखा हो, चाहे 7 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इवन डेट के लिखा हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी नंबर लिखा हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही। अब जैसे अगर आप एक एक प्रॉपर्टी को होल्ड, क्योंकि प्रूफ करने के लिए आपको सारी तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करा के दिखानी पड़ेगी। अब मान लीजिए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी अगर आपको होल्ड करानी है तो आप देखिए, क्योंकि हमें पता है किसी भी इंटीजर में से कोई भी इंटीजर माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, और जीरो जो कि जीरो तो किसी भी नंबर से डिविजिबल है, 6 हो या कोई भी हो, तो इस नाते x माइनस एक्स आपका जीरो से डिविजिबल हो जाएगा। और जब x माइनस एक्स से डिविजिबल हो जाएगा तो डिफिनीशन को रेफर करिए। डिफिनीशन में यही कहा जाता है अगर x माइनस वाई आपका डिविजिबल है 6 से तो x कामा वाई हमारे रिलेशन के अंदर होगा, इसका मतलब x y से रिलेटेड होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, x से रिलेटेड है, यानी कि एवरी एलिमेंट विल बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रॉपर्टीज़ की, जैसे सिमेट्रिक की बात होती है। तो आप ये देखिए अगर x कामा वाई, एक्स और वाई हमारे रिलेशन में है, यानी कि एक्स वाई से रिलेटेड है, यानी कि एक्स कामा वाई हमारे रिलेशन के अंदर है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि डिफिनीशन का ही हिस्सा आप लीजिए, एक्स माइनस वाई डिविजिबल होगा 6 से। अगर एक्स माइनस वाई डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है वाई माइनस एक्स भी डिविजिबल होगा। तो y माइनस एक्स अगर डिविजिबल है तो y x से रिलेटेड होगा, यानी कि हर एक ऐसे एक्स वाई जो r के अंदर है वो y x भी r के अंदर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा रिलेशन सिमेट्रिक हो गया।
तीसरा जो ट्रांजिटिव की बात है, अगर मान लीजिए कि x और y आर जेड हमारे रिलेशन के अंदर है, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ रिलेशन x माइनस वाई और y माइनस जेड दोनों के दोनों 6 से डिविजिबल होंगे। अगर कोई दो नंबर आपके किसी नंबर से डिविजिबल है तो उनका सम भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। तो वही प्रॉपर्टी यूज करके दोनों को सम कर दिया गया है। अब दोनों को सम करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, आपका कट जाएगा, x माइनस जेड बचेगा और x माइनस जेड 6 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब x जेड से रिलेटेड होगा। इस तरह से ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। तो अगर तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है रिलेशन, तो इसका मतलब रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है रिकर्सिव डिफिनीशन ऑफ रिलेशन। रिकर्सिव डिफिनीशन ऑफ रिलेशन का मतलब क्या होता है कि ये ऐसा रिलेशन का स्ट्रक्चर है, एक तरीके से रिकर्सिव स्ट्रक्चर है, जिससे आप मान लीजिए शुरू का ऑर्डर पेयर आपको पता है कि रिलेशन के अंदर है, तो इसके बाद जो ऑर्डर पेयर होते हैं उसको भी हम धीरे धीरे करके पता कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन के अंदर होंगे। तो ये इंडक्शन मेथड की तरह से है। इसी नाते इसमें एक बेस केस हम एज्यूम करते हैं कि ये सपोज करते हैं कि मान लीजिए वो ऑर्डर पेयर पर्टिकुलर हमारे रिलेशन के अंदर है और उसके बाद उससे इंड्यूस करते हैं, और इस तरीके से हम आगे के ऑर्डर पेयर पता करते रहते हैं। तो फॉर जनरल फॉर्म जो उसका है कि जैसे मान लीजिए, मतलब इसी ऊपर की बात को अगर हम ट्रांसलेट करें जनरल फॉर्म में, अगर मान लीजिए ए बी हमारे रिलेशन के अंदर है, जैसा कि आप इस केस में एज्यूम कर रहे हैं, तो इंडक्टिव स्टेप में आप लिखेंगे कि हाँ, अगर ए बी और बी सी हमारे रिलेशन के अंदर है तो ए सी भी हमारे रिलेशन के अंदर होगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे है कि अगर मान लीजिए रिलेशन लेस देन है और आप पता करते हैं कि ए बेस केस एज्यूम करते हैं कि ए और ए प्लस वन हमारे रिलेशन के अंदर है इस रिलेशन के द्वारा। इसका मतलब है कि ए इज लेस देन ए प्लस वन है, और ये तो ऑब्वियस ही है, तो होगा ही, क्योंकि अगर ये कोई नंबर है और इस नंबर में वन ऐड कर देंगे तो इधर वाला नंबर बड़ा ही आएगा और ये वाला छोटा नंबर होगा। तो इसका मतलब स्पष्ट है, इसमें बेस केस जो एज्यूम किया गया है उसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं है। बेस केस एकदम आपको सही लग रहा है, जहाँ पे एन नेचुरल नंबर है, ए नेचुरल नंबर है, या कोई भी नंबर हो, नेचुरल नंबर नहीं कोई भी नंबर हो, ये तो जाहिर सी बात है, ए अगर एक नंबर है और ए प्लस वन दूसरा कोई नंबर जनरेट कर रहे हैं तो ए प्लस वन डेफिनेटली ए से बड़ा ही होगा। तो इस तरीके से आप फिर इंडक्टिव स्टेप एज्यूम करेंगे। अब यहाँ पे खैर हमने ए बी और बी सी लिखा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ए और ए प्लस वन लिखते हैं और बी की जगह पे, और ऐसे ये वाला जो आपका लिखा गया है उसमें आप बी की वैल्यू लिखिए पहले ए प्लस वन, और उसके बाद ए प्लस टू लिखिए, क्योंकि ये भी पता है आपको कि अगर ए प्लस वन एक नंबर है और ए प्लस टू नंबर है, ए प्लस वन से जाहिर सी बात है ए प्लस टू बड़ा होगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि ए इज़ लेस देन ए प्लस टू। तो इस तरह से आप क्या पता कर रहे हैं, पहले आप बेस केस में ये ऑर्डर पेयर पता किए कि हमारे रिलेशन के अंदर है, फिर आगे जाके आपको पता चला ये भी ये भी ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन के अंदर है, और आगे चल के ये भी पता चल गया कि हमारे रिलेशन के अंदर ये भी ऑर्डर पेयर है, यानी कि ए कामा ए प्लस टू। तो इस तरीके से रिकर्सिव डिफिनीशन ऑफ रिलेशन से आप आगे के ऑर्डर पेयर इजीली पता कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन के अंदर होंगे। तो फिर से मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जैसे बेस केस में आपने एज्यूम किया कि यह एक ऑर्डर पेयर है जो कि हमारे रिलेशन के अंदर है ए प्लस वन बाई, यानी कि ए कामा ए प्लस वन रिलेटेड बाई दिस रिलेशन, जिसका मतलब ए इज लेस देन ए प्लस वन। अब आप इंडक्टिव स्टेप यूज़ करते हुए, मतलब बी के जगह पे ए प्लस वन समझिए, बी के जगह पे ए प्लस वन, और वही बी के जगह पे यहाँ भी रखिए, और सी के जगह पे आप एक आगे की वैल्यू ले लीजिए ए प्लस टू ले लेंगे, तो ये पता चल जाएगा ना कि ए प्लस वन इज लेस देन ए प्लस टू। वेरी ऑब्वियस है, लेकिन इंडक्टिव स्टेप से ये भी पता चल जाएगा कि ए इज लेस देन ए प्लस टू। तो ये जो ए प्लस वन इज लेस देन ए प्लस टू, ए इज लेस देन ए प्लस टू, ये सब जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये आपको धीरे धीरे करके पता चल रहे हैं।
इस रिकर्सिव डेफिनेशन का यूज़ कहाँ कहाँ पे है? ये एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिलेशन, मॉडलिंग ऑफ रिकर्सिव स्ट्रक्चर, इन सारी जगहों पे आपका होता है। बाकी डिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स रिलेशन और भी बहुत सारी जगह हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ऑर्डर ऑफ रिलेशन पे चलते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिलेशन बहुत सिंपल टॉपिक है। इसमें देखिए जो ऑर्डर ऑफ रिलेशंस होते हैं, देखिए दो बेसिक आप ऑर्डर रिलेशन आप पढ़ेंगे, पार्शियली ऑर्डर रिलेशन, वो आगे चल के आएगा, टोटली ऑर्डर रिलेशन भी पढ़ेंगे। लेकिन एक और भी बेसिस होता है कि कितने एलिमेंट्स आप अपने रिलेशन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, कितने एलिमेंट्स हर ग्रुप में है। जैसे आप सिंपली आप बाइनरी रिलेशन पढ़ रहे हैं अभी तक। बाइनरी रिलेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर ऑर्डर्ड पेयर आप यूज़ कर रहे हैं, जो एलिमेंट्स है उसके अंदर वो एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहा गया? क्योंकि हर एलिमेंट के अंदर दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट और सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट। तो और इन दोनों में ऑर्डर का सिग्निफिकेंस है। मतलब ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी। अगर ए पहले है बी बाद में है, तो आप अगर बदल के कर रहे हैं तो वो दोनों अलग अलग होंगे, दोनों अलग अलग ऑर्डर पेयर बने। तो बाइनरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे दो दो पार्ट हैं जो रिलेशन के अंदर है। यूनिरी रिलेशन भी होता है जिसमें सिंगल पार्ट हो। टर्नरी रिलेशन इस तरह का होगा जिसमें एलिमेंट्स रिलेशन के अंदर जो लिए जाएंगे ए बी सी होंगे, मतलब तीन सेट पे बेस्ड ऑन होगा। वो तीनों सेट सेम हो या डिफरेंट हो उससे कोई मतलब नहीं है। या जैसे यहाँ पे लिखा गया है एक ही सेट को डिफाइन किया गया है, यानी कि ए क्रॉस ए करके इस तरह के ऑर्डर पेयर बनाए जाएंगे। ऑर्डर पेयर नहीं बोलेंगे इसको, बल्कि ट्रिपलेट आप बोलेंगे, ट्रिपलेट बनाए जाएंगे। इसी तरह से एन एरे रिलेशन होता है जिसमें हर एलिमेंट के अंदर एन पार्ट्स होंगे, यानी कि एन टपल हो कहते हैं उसको। जैसे आप अगर ए एक ही सेट ले लीजिए, ए क्रॉस ए एन टाइम्स करिए, तो इस तरह के आपके एन टपल बनेंगे। खैर आपके सिलेबस में जो है वो बाइनरी रिलेशन ही है, बाइनरी रिलेशन पे हम लोग फोकस करेंगे। लेकिन जो मेन ऑर्डर टाइप्स हैं वो आपका बेसिकली है यही जो मैं शुरू में बताया हूँ, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और उसके बाद टोटल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ये शब्द जो पार्शियल लिखा गया है इसी से सारा चीज़ समझ सकते हैं। और टोटल ऑर्डर रिलेशन भी है। जैसे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का मतलब ये हुआ कि सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे, कुछ रिलेटेड होंगे, कुछ कुछ एक ग्रुप होगा जो आपस में रिलेटेड होगा, कुछ ग्रुप होगा जो आपस में रिलेटेड होगा, लेकिन सब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे। कि मतलब अगर आप आर्बिट्रली दो एलिमेंट पकड़ेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके बीच में रिलेशन हो। लेकिन जब टोटली ऑर्डर्ड रिलेशन रहेगा तो कोई भी रेंडमली दो एलिमेंट पकड़ेंगे तो उनके बीच में रिलेशन ज़रूर होगा। जैसे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के अंदर, पार्शियल ऑर्डर जो रिलेशन होता है वो हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये एग्जैक्टली लेस देन इक्वल टू का सिंबल नहीं है, यह सिंबल कत्ती में समझिए इस तरह का सिंबल होता है। और मतलब इसमें थोड़ा सा कर्व टाइप का सिंबल ये बनाते हैं। दिस इज़ द जनरल सिंबल ऑफ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इस सिंबल की वैल्यू अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हो सकती है। कहीं पे मान लीजिए लेस देन इक्वल टू है, कहीं पे ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, कहीं पे सबसेट हो सकता है, कहीं पे आपका डिवाइड साइन भी हो सकता है। तो ये एक जनरल सिंबल है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का, उसके अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं अलग अलग क्वेश्चन, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अब जो है हम लोग जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है उस पे चलते हैं। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन उसको कहते हैं कि अगर एक ही रिलेशन कोई है और वो एक साथ तीनों ये तीन प्रॉपर्टी होल्ड करता है, रिफ्लेक्सिविटी और एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर ये तीन प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो उसको हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, एंटीसिमेट्रिक के बारे में डिस्कस किया जा चुका है, सारे प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। लेकिन एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से कि अगर ए कामा ए सभी ए के लिए हमारे रिलेशन के अंदर है तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करना बोलते हैं।
इसी तरह से अगर ए बी और बी आर ए हमारे रिलेशन के अंदर है तो ए और बी इसका मतलब इक्वल होंगे, यानी कि अगर 1 2 है तो 2 1, इस तरह की बात नहीं कि 1 2 है और 2 1 दोनों एक साथ नहीं आ सकता है। 1 1 आ सकता है क्योंकि 1 1 का अपोजिट 1 1 ही होगा और 1 1 आपस में इक्वल है। और 1 2 के साथ 2 1 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 1 2 आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो ये एंटी सिमेट्रिक में आप 1 2 रखेंगे तो 2 1 नहीं रखेंगे, 1 1 रख सकते हैं, 2 2 रख सकते हैं, 3 3 रख सकते हैं, क्योंकि उसके दोनों पार्ट इक्वल है। ट्रांजिटिव की जहाँ तक बात है, अगर ए बी रिलेटेड है, बी सी रिलेटेड है तो ए सी भी रिलेटेड होगा। तो अगर ये तीन प्रॉपर्टी किसी भी रिलेशन के अंदर होल्ड होते हैं तो उस रिलेशन को हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बोलते हैं। पोसेट किसको कहा जाता है, अगर ऐसे ही पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को, मान लीजिए रिलेशन आर है जो कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है और सेट एस पे बेस्ड ऑन है, तो इन दोनों को अगर एक साथ आप लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर तो इस नोटेशन को हम पोसेट बोलते हैं, क्योंकि P का मतलब पार्शियल, O का मतलब ऑर्डर और सेट का मतलब सेट। रिलेशन यहाँ पे स्लैंग है, साइलेंट है, उसको नहीं बोला जा रहा है। तो पार्शियल ऑर्डर बेसिकली पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सेट है, लेकिन पार्शियल ऑर्डर सेट बोलते हैं जिसको एब्रीविएट फॉर्म में हम लोग पोसेट बोल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये एक रिलेशन है जो कि पोसेट है, क्योंकि जो यह रिलेशन है लेस देन इक्वल टू, ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, एंटीसिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। जहाँ ये बात ये ध्यान रखिए कि पोसेट के अंदर आपका रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है और इक्विवेलेंस के अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो एक जगह सिमेट्रिक है, एक जगह एंटी सिमेट्रिक है। तो याद करने के लिए बढ़िया है कि इसको RAT याद करिए। RAT है, रेड मीन्स आप चूहा भी याद कर सकते हैं क्योंकि याद करना आसान रहेगा, और पोसेट का मतलब चूहा याद कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो रैट, तो कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा कि यहाँ RAT है कि RST है। और एग्जाम्पल पे अब चलते हैं। एग्जाम्पल आपका ये रिलेशन दिया गया है, ये रिलेशन आपका एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है और पूरा ये जो है ये पोसेट है। केवल हम रिलेशन की बात कर रहे हैं जो लेस देन इक्वल टू, दिस लेस देन इक्वल टू रिलेशन ऑन सेट जेड इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो स्टेटमेंट लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, इस नाते ये ध्यान रखना चाहिए किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सिंपल पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और पूरा जो है ये पोसेट है। तो ये क्यों रिफ्लेक्सिव है ये आप देखिए, क्योंकि हर इंटीजर अपने आप से इनइक्वलिटी होल्ड करेगी। ये कोई भी ऐसा इंटीजर क्या, दुनिया कोई भी नंबर हो, सब एक दूसरे, हर एक नंबर इस अपने आप से इस तरह के रिलेशन को होल्ड करता है। तो इस नाते ए कामा ए हमारे रिलेशन के अंदर होगा हर ए के लिए। इस नाते यह रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है जेड सेट पे। दूसरी चीज़ आपकी है एंटी सिमेट्रिक की बात करिए। अगर मान लीजिए ए इज लेस देन इक्वल टू बी है और बी लेस देन इक्वल टू ए है, तो ये कब संभव हो पाएगा, जब दोनों बराबर हों। एक बार आप लिख के कोई नंबर देख लीजिए, अगर मान लीजिए 3 इज लेस देन 5 है तो क्या 5 इज लेस देन 3 होगा? कभी नहीं हो सकता है। ये तब तक नहीं होगा जब तक दोनों साइड में जो चीज़ लिखी गई आपस में बराबर ना हो, तो ये चीज़ गलत हो जा रही है। तो इस नाते ये सही है कि अगर ए कामा बी रिलेशन के अंदर है, बी कामा ए भी रिलेशन के अंदर है, तो ए और बी आपस में इक्वल होंगे। तो इस नाते एंटी सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव की बात अगर हम करें तो ट्रांजिटिव में सीधी सी बात है, अगर ए कामा बी हमारे रिलेशन के अंदर है, बी कामा सी रिलेशन के अंदर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी है और बी इज लेस देन इक्वल टू सी है। तो इसका मतलब हुआ, जाहिर सी बात है, ए इज लेस देन सी भी होगा, लेस देन इक्वल टू सी भी होगा। कोई भी दो नंबर लिख के, तीन नंबर लिख के देख लीजिए। 3 इज लेस देन 5 है मान लीजिए, 5 इज लेस देन इक्वल टू 7 है मान लीजिए, तो निश्चित तौर पे 3 आपका लेस देन इक्वल टू 7 होगा। तो इस तरह से आपका रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। अब तीनों प्रॉपर्टी अगर होल्ड हो गई तो निश्चित तौर पे हमारा रिलेशन जो दिया गया है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन अगर हो गया तो सेट को, इंटीजर के सेट को और उस रिलेशन को एक साथ रख देंगे तो पोसेट हो जाएगा। ये एक अनदर एग्जांपल भी है नेचुरल नंबर का सेट, जिसमें डिविजिबिलिटी साइन दिया गया है रिलेशन की जगह पे।
तो ये भी एक पोसेट का रिलेशन है, पोसेट है n कामा दिस डिविजिबिलिटी साइन, या दिस रिलेशन इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, दिस रिलेशन इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब आप देख लीजिए कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो अपने आप को डिवाइड नहीं करेगा। ध्यान ये देने वाली बात है कि इधर वाला डिवाइड करता है इस वाले को, लेफ्ट वाला डिवाइड करता है इस वाले को। जैसे a कामा ए सी लिखिए, तो a आपका यहाँ पे है और c यहाँ पे है। ये नॉर्मल नहीं है, a अपान सी नहीं है, a डिवाइड c पढ़ते हैं। कि अगर इधर a की जगह पे 4 लिखें तो इधर आप 4 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, उस तरह की बात करना है, ये बात ध्यान रखना है। तो हर एक नेचुरल नंबर अपने आप को डिवाइड करता है, इस नाते रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि 3 डिवाइड्स 3 है, तो इस 3 को इस तरफ लेके जाइए, तभी पॉसिबल है कि 3 डिवाइड 3 लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए 3 डिवाइड 6 है, तो क्या 6 डिवाइड 3 करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 6 और 3 आपस में इक्वल नहीं है, इस नाते ये दिक्कत आ रही है। लेकिन जब दोनों तरफ इक्वल नंबर लिखेंगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि इस 3 को उस तरफ लेके चले जाइए। मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए डिस्टिंग्विश करने के लिए इस पर एस्ट्रिक लगा दे रहे हैं, अब इधर लिख दिए, तो क्या ये 3 इस 3 को नहीं डिवाइड करेगा? करेगा। तो क्या क्यों डिवाइड कर रहा है? क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो लिख रहे हैं आपस में इक्वल हैं। तो वही बात है कि अगर a डिवाइड्स b और b डिवाइड्स a, तो ये तभी हो सकता है जब a इक्वल टू b हो, यानी कि यह आपका रिलेशन एंटी सिमेट्रिक हो गया। रही बात ट्रांसटिव की, अगर a b को डिवाइड कर रहा है, b c को डिवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली a c को डिवाइड करेगा। कोई भी नंबर आप लिख के चेक कर सकते हैं। 3 डिवाइड 6, 6 डिवाइड 12, तो 3 12 को भी डिवाइड करेगा। तो ट्रांसटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे भी होल्ड हो रही है। लेकिन लिखते वक्त आप जनरल एलिमेंट लिखेंगे, नंबर नहीं लिखेंगे। कि जैसे आप लिखेंगे कि इफ़ a डिवाइड्स b, b डिवाइड्स c, देन डेफिनेटली a विल डिवाइड c। कमेंट के लिए आप लिख सकते हैं कि b में, यानी कि b में एक फैक्टर a होगा। अब यहाँ पे जब लिखेंगे c में एक फैक्टर b होगा। अब ऑलरेडी आप पता कर चुके हैं b में फैक्टर a है, तो निश्चित है c में भी फैक्टर a ही होगा, a भी होगा। तो खैर अगर लिखते हैं तो ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी चल जाएगा। तो इस तरह से तीनों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही हैं। तो ये आपका रिलेशन जो दिया गया है, ये आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो जाएगा, और ये जो लिखा गया है ये पोसेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह का एग्जांपल कोई लेते हैं, जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर का ही सेट ले लिए, लेकिन लेस देन ले लिए, इक्वल साइन नहीं लिए, या ग्रेटर देन ही साइन ले लिए। मान लीजिए जेड का दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, ग्रेटर देन साइन ले लिए, तो ये कभी भी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ना ही इक्विवेलेंस ही होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिफ्लेक्सिव ही नहीं होल्ड होगा। कोई भी इंटीजर अपने आप से यह नहीं होल्ड करता है। जब नहीं होल्ड करेगा तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा, आगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, पहली ही प्रॉपर्टी फेल हो गई, तो क्या ज़रूरत है आपको सिमेट्रिक या ट्रांसटिव प्रूव करने की, इन केस ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। और इन केस ऑफ एंटी सिमेट्रिक देयर इज नो नीड टू फर्दर प्रूव दैट एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी ही फेल हो गई। क्योंकि बाकी दो अगर होल्ड भी करता है तो भी नहीं होगा ना, क्योंकि पहली फेल हो गई। तीनों जब तक होल्ड नहीं करेगा तब तक ना ही इक्विवेलेंस होगा, ना ही ना ही आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। तो रिफ्लेक्सिव ही फेल हो जाता है, लेस देन और ग्रेटर। ये ध्यान रखिएगा। एक और भी एग्जांपल आपको बता दिए। अब इसके बाद बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन की। तो किसी भी, अभी तक आप जो भी कर रहे थे वो भी एक रिप्रेजेंटेशन ही था। और किस तरह का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे? एक तो रिलेशन को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बता के, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताया गया है कि n कामा दिस डिवाइड साइन इज ए पोसेट वेयर दिस डिवाइड साइन इज ए डिवाइड सिंबल के बारे में बताया गया है। दिस सिंबल इज ए डिवाइड्स रिलेशन एंड n इज ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आपने डिस्क्राइबिंग फॉर्म में इस रिलेशन को रिप्रेजेंट किया। फिर आप उसको करली ब्रेसेस के अंदर जैसे 1 कामा 1 लिख दें, 1 कामा 2 लिख दें,
2, 4 लिख दें, तो ये भी एक रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन है। सो ऑन। ये किस फॉर्म में है? ये टेबुलर या रोस्टर फॉर्म है। क्यों 1, 1 लिखे? क्योंकि 1, 1 को डिवाइड कर रहा है, 1, 2 को डिवाइड कर रहा है, 2, 4 को डिवाइड कर रहा है। तो ये जितना भी, ये भी आपका एक रिप्रेजेंटेशन है। किस फॉर्म में है? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में। और आप इसी रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म में लिख सकते हैं। R इज इक्वल टू x, y such that x divides y where x, y belongs to set of natural number। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। किस फॉर्म में है? रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप रिलेशन को ऑलरेडी 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं: डिस्क्राइबिंग फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। फिर आपको और भी तरीके से, फिर आपको अनदर रिप्रेजेंटेशन का तरीका सिखाया जा रहा है। लेकिन क्यों सिखाया जा रहा है? इसलिए सिखाया जाता है कि एंड ऑफ डे आपको हर चीज़ कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम करना है। अब कंप्यूटर के अंदर जब तक आप स्टोर करने का मेथड नहीं जानेंगे, तब तक आपका सारा ज्ञान किसी काम का नहीं है। तो हम अपने रिलेशन को ग्राफिकल फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मैट्रिक्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 2 अनदर रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफ जो होता है या मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स तो आप लोग जानते ही हैं, किसी प्रोग्राम में 2 डायमेंशनल एरे के माध्यम से स्टोर किया जा सकता है। यानी कि ये इनडायरेक्टली आपको पता चल रहा है कि अगर रिलेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मैट्रिक्स को 2D एरे फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, तो पता चल गया कि रिलेशन को हम कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 2D एरे। ठीक उसी तरीके से ग्राफ का भी आप डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे और सब्जेक्ट के 5th यूनिट में पढ़ेंगे कि ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 वे इन द कंप्यूटर मेमोरी, विद द हेल्प ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स एंड विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो ये आपको आइडिया लग गया कि रिलेशन को हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। और इसीलिए ये आपके रिप्रेजेंटेशन पढ़ाए जा रहे हैं। तो पहला हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पढ़ाएंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो भी रिलेशन किसी भी सेट पे बेस्ड ऑन, अगर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उतने आप वर्टेक्स बना देंगे। पहली बात, उतने वर्टिसीज बन जाएंगे। तो अगर n है तो n वर्टिसीज ऐसे बनेंगे, इनको नोड भी कहते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल आपका लिया गया है, इस एग्जांपल में आपको बताया गया है कि ये रिलेशन है और वो सेट पे, जिस सेट पे बेस्ड ऑन है उसमें केवल 3 एलिमेंट लिए गए हैं, 1, 2, 3। तो जाहिर सी बात, अगर 3 ही एलिमेंट है तो 3 वर्टेक्स बनेंगे। सुनाते यहाँ पे 3 वर्टेक्स बनाया गया है। अब आप ये देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन के अंदर है। जितने ऑर्डर पेयर्स होंगे उतने एजेस बनेंगे। तो 1, 1 है, तो 1 से 1, जिस A और A, B अगर हमारे रिलेशन के अंदर है तो A से B की तरफ एक एज ड्रा होगा और उसमें डायरेक्शन भी A से B की तरफ होगा। लेकिन अगर बाय द वे दोनों वैल्यू सेम है, मतलब 1, 1 है, तो 1 से 1 की तरफ पे एक सेल्फ लूप बनेगा और डायरेक्शन भी आप मेंशन कर देंगे। तो इसलिए ये 1, 1 का बनाया गया है। ठीक उसी तरह से 2, 2 का भी, हालांकि 2, 2 का इसमें मिसिंग है, तो 2, 2 आप बना देंगे। 3, 3 भी आपका देखिए यहाँ पे है, तो 3, 3 का भी हम बना देंगे। 1, 2 है तो 1 से 2 की तरफ एक एज बना देंगे। एरो मेंशन जरूर करेंगे। अगर एरो नहीं मेंशन करेंगे तो ये डिटरमाइन करना मुश्किल होगा कि 1 से 2 रिलेटेड है कि 2 से 1 रिलेटेड है। इस नाते एरो का यहाँ सिग्निफिकेंस है। इस तरह से देखिए 2, 3 है तो 2 से 3 की तरफ आपका है एक एज। ठीक उसी तरीके से 3, 2 है तो 3 से 2 की तरफ भी है, और 3, 1 है तो 3 से 1 की तरफ भी है। तो जितने आपके ऑर्डर पेयर हैं उतने एजेस बन जाएंगे। यहाँ पे इस ग्राफ को देख के, इसमें देखिए एक एज मिसिंग है, तो ये भी आप लोग कंसीडर करिएगा। जितने भी एजेस हैं वो एज कितने होंगे, एजेस की संख्या जितने हमारे ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर हैं। इस रिलेशन को देखकर आप ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी ये होल्ड कर रहा है। अगर सारे
वर्टेक्स पे सेल्फ लूप है तो जान लीजिए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। जैसे यहाँ 2 2 मिसिंग था, मैं बार बार बना रहा हूँ, तो 1 1 2 2 3 3 यहाँ पे है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। सिमेट्रिक की जहाँ तक बात है, अगर 1 से 3 से 1 की तरफ एज है तो 1 से 3 की तरफ भी एज होना चाहिए, जो कि यहाँ मिसिंग है, तो इस नाते ये सिमेट्रिक कतई नहीं होगा। 1 से 2 की तरफ है तो 2 से 1 की तरफ भी होना चाहिए था, जो कि नहीं है। एक भी इंस्टेंस इस तरह की मिसिंग है तो आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। यहाँ दो दो मिसिंग है, भले ही 2 से 3 और 3 से 2 है, लेकिन स्टिल इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि 1 से 3 है तो 3 से 1 भी मिसिंग है, 1 से 2 है तो 2 से 1 भी मिसिंग है। जो दो मिसिंग है उनमें से अगर एक भी मिसिंग होता तो भी ये सिमेट्रिक नहीं होता। ट्रांजिटिव की जहाँ तक बात है, ट्रांजिटिव भी आप पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे वेक्टर डायग्राम में आप पढ़ते हैं, मान लीजिए ए से बी की तरफ एक एस बना हुआ है, ये ए है और ये बी है और ये सी है। ए से बी है, बी से सी है, तो ए से सी भी होना चाहिए। ऐसा अगर है तभी वो ट्रांजिटिव होता है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में अगर कोई रिलेशन आपका, हालांकि यहाँ पे दो अलग अलग सेट लिया गया है, जो भी जितने भी रिलेशन हैं मोस्टली एक ही सेट पे डिफाइन किए जाते हैं, अक्सर हम लोगों को देखने मिलता है। लेकिन बाय द वे अगर दोनों अलग अलग सेट हैं तो भी आप देखिए, अगर m नंबर ऑफ एलिमेंट पहले सेट में है, दूसरे सेट में n एलिमेंट है, तो mn ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। जो आपका रिलेशन का मैट्रिक्स बनेगा, मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन आर, दैट विल बी m I j ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, क्योंकि पहले सेट में m एलिमेंट है और दूसरे सेट में n एलिमेंट है। लेकिन बाय द वे अगर सेम सेट है, ए का ए में ही रिलेशन है और ए में मान लीजिए n एलिमेंट है, वही मैट्रिक्स आपकी एम आर विल बी इक्वल टू एम आई कामा जे ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। अधिकतर आपको यही मिलेगा। और यहाँ पे जो एम आई जे की वैल्यू होगी बाइनरी वैल्यू होगी, आइदर वैल्यू विल बी 1 और 0। तो 1 तब होगा जब ए आई से बी आई की ए आई कामा बी जे आपके रिलेशन के अंदर हो, और अगर नहीं है तो उसकी जगह पे 0 रहेगा। जैसे यहाँ पे जो रिलेशन लिखा गया है, एक एग्जाम्पल लिखा गया है, ये बता रहा है कि 1 1 1, मान लीजिए 1 2 3 हमारा सेट है, तो 1 यहाँ पे लिखा गया है, तो इसका मतलब है 1 कामा 1 हमारे रिलेशन के अंदर है, 1 कामा 2 हमारे रिलेशन के अंदर है। जैसे 1 कामा 2, 1 कामा 1 मतलब रो को हेड कर रहा है और 2 कॉलम को हेड कर रहा है। तो 1 कामा 2 आपका रिलेशन के अंदर है, 1 कामा 1 है, 1 कामा 3 हमारे रिलेशन के अंदर नहीं है, इस नाते वो नहीं रहेगा। तो फिर आप देखिए जी 2 कामा 1 हमारे रिलेशन के अंदर नहीं है, ये ऊपर वाला जो रिलेशन है उसी को बताया गया है यहाँ पे। लेकिन 2 कामा 2 हमारे रिलेशन के अंदर है, इस नाते इस जगह पे आपका 1 है। 2 कामा 3 हमारे रिलेशन के अंदर है, इस नाते सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में भी 1 लिखा गया है। फिर आप देखिए ये 1 3 कामा 1 हमारे रिलेशन के अंदर है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस नाते उस जगह पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में लिखा गया है। थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी कि 3 2 हमारे रिलेशन के अंदर है, 3 कामा 3 भी हमारे रिलेशन के अंदर, इस नाते उन सब जगहों पे 1 है। किसी भी मैट्रिक्स को देखकर कैसे पता करेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है? तो अगर m कामा m आई आई अगर आपका इक्वल टू 1 है, यानी कि डायगोनल के सारे एलिमेंट अगर 1 है, तो समझ लीजिए वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। इररिफ्लेक्सिव कब होगा? जब वही चीज़ सब जगह 0 0 हो, डायगोनल पे 0 0 हो। नॉन रिफ्लेक्सिव कैसे पता करेंगे? कुछ आपके 1 हो डायगोनल पे और कुछ 0 के बराबर हो। जैसे मान लीजिए हम किसी एक जगह 0 कर दें तो नॉन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, इस जगह पे मान लीजिए 0 कर दिया तो ये नॉन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। किसी भी एक जगह या दो जगह पे है, यानी कि कुछ जगहों पे 0 हो, कुछ जगहों पे 1 हो। ये ना हो कि सभी जगहों पे 0 हो गया तो इररिफ्लेक्सिव, सभी जगहों पे 1 हो गया तो रिफ्लेक्सिव। लेकिन अगर कुछ जगहों पे 1 है, कुछ जगहों पे 0 है, तो वो नॉन रिफ्लेक्सिव होता है। सिमेट्रिक की जहाँ तक बात है, अगर एम आई जे की वैल्यू एम जे आई के बराबर हो, अगर एम आई जे की जगह पे 0 है तो एम जे आई की जगह भी 0 होना चाहिए।
अगर एम आई जे की जगह पे 1 है तो एम जे आई की जगह भी 1 होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव की जहाँ तक बात है, अगर एम आई जे इक्वल टू 1 है और एम जे के इक्वल टू 1 है, मतलब आई एथ रो और जे एथ कॉलम में 1 है और जे एथ रो के एथ कॉलम में 1 है, तो आई एथ रो और के एथ कॉलम में भी 1 होना चाहिए, ये इसका मतलब है। एसिमेट्रिक की जहाँ तक बात है, तो इन दोनों जगहों पे वैल्यू जो रहेगी वो इक्वल टू आपका नॉट इक्वल टू होना चाहिए। मतलब अगर एक जगह पे 0 है तो दूसरी जगह पे 1, एक जगह पे 1 है तो दूसरी जगह पे 0, या फिर दोनों जगहों पे ही 0 तो भी चलेगा, या तो नॉट इक्वल टू हो और या फिर दोनों जगहों पे 0 हो, या तो वो दोनों पेयर ए बी और बी ए दोनों एब्सेंट रहें और या फिर दोनों ही एब्सेंट रहें। जैसे ये एसिमेट्रिक के लिए ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि ए बी और ए बी का अपोजिट बी ए कब एसिमेट्रिक होता है, ये पहचानने की ज़रूरत है। कब एसिमेट्रिक होता है, यह है तो ये नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ, यम अगर इसको हम ऐसे लिख दें आई जे की जगह पे यम ए बी और यम बी ए, तो ये दोनों आपके क्या हुए, नॉट इक्वल टू हुए, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0 और इसकी वैल्यू मिलेगी 1, क्योंकि ये पेयर हमारे रिलेशन के अंदर है और यह पेयर नहीं है। यह पेयर है, इस नाते इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और बी कामा ए नहीं है, इस नाते उसकी 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 यम बी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो नॉट इक्वल वाली बात आई। ऐसे ही समझ लीजिए, अगर मान लीजिए ये वाला नहीं है, ये वाला है, तब भी वही बात आई, नॉट इक्वल टू, कि मतलब ये वाली वैल्यू एम ए बी की वैल्यू 0 हो जाएगी और एम बी ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, और या फिर दोनों ही ना हो। तो एसिमेट्रिक के लिए क्या मतलब निकला कि या तो एम आई जे और एम जे आई इक्वल टू 0 हो, ठीक है, दोनों के दोनों 0 हो, या फिर दोनों नॉट इक्वल। तो इस तरह से यानी कि दोनों एक साथ 1 नहीं हो सकते। और साथ में ये भी है कि आपका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो यम आई आई जो है वो भी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एसिमेट्री के केस में यम आई कामा आई इक्वल टू भी, मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, एसिमेट्री के केस में क्या मिला आपको, यम आई आई इज इक्वल टू 0, और दूसरी चीज़ है यम आई जे इज नॉट इक्वल टू एम जे आई, ये एक सिचुएशन है। और दूसरी, और फिर साथ में है एम आई जे इज इक्वल टू एम जे आई, अगर है भी तो दोनों 0 होना चाहिए, यानी कि दोनों पेयर ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर दोनों में से या तो दोनों में से कोई एक हो या फिर दोनों ही ना हो। दोनों ही ना होने का ये बता रहा है, दोनों में से किसी एक का होने का ये बता रहा है, और ये डायगोनल पे जो 1 1 2 2 3 3 की बात कर रहा है उसके शर्त को पूरा कर रहा है। तो इसी तरीके से एंटी सिमेट्रिक की अगर बात करें, तो एंटी सिमेट्रिक में आप जो यम आई आई की बात कर रहे थे ये अलाउ है, ये चाहे 1 हो चाहे 0 हो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों रहेगा तो चलेगा, आइदर यम आई आई इक्वल टू 1 और 0। दूसरी चीज़ है जो आप एसिमेट्रिक में पढ़ें वो पूरा रहेगा कि यम आई जे इज नॉट इक्वल टू एम जे आई, और या फिर यम आई जे और है, ये एसिमेट्रिक के लिए जो बताए थे, यम आई जे इज इक्वल टू एम जे आई अगर है भी तो इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि दोनों पेयर नहीं होना चाहिए रिलेशन में। तो इस तरीके से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को भी हम एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।